नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी के लेक्चर 13 में। हमारे इससे पहले के 12 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं अभी कुछ सीरीज़ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, भारत के राष्ट्रपति की। और भारत के राष्ट्रपति के हिसाब से ये वीडियो 5वां वीडियो है। आप इससे पहले की 4 वीडियो देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो देखिए, अभी तक अपन ने देखा कि कार्यपालिका शक्ति हमने डिसाइड कर ली और व्यवस्थापिका जो शक्ति है, जो लेजिस्लेटिव पावर है राष्ट्रपति की, अब उस पर बात कर रहे थे। और उसका एक पार्ट डल चुका है जो कि 4th पार्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 4th पार्ट ही व्यवस्थापिका का पहला पार्ट है। और आज व्यवस्थापिका का यानी कि उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स का ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम बात करने वाले दोस्तों कि कितने तरह के वीटो पावर्स होते हैं राष्ट्रपति के पूरी दुनिया में, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितने मिले हुए हैं, ठीक है। हम बात करेंगे उनके अध्यादेश के ऊपर, ऑर्डिनेंस के ऊपर, क्लियर दोस्तों। और किस कब कब वीटो आता है वो सब की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब भी देखिए कितनी तरह, जब भी संसद जो है कोई विधेयक पारित करती है, आपको ये मालूम हो चुका है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब तक लोकसभा और राज्यसभा में आप काम करवा रहे हो ना किसी प्रस्ताव को, तो वो विधेयक रहता है। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक विधेयक विधेयक ही रहेगा। राष्ट्रपति के जैसे ही साइन हो जाएंगे तो वो फिर कानून बन जाएगा, है ना, ये आपको मालूम है। और वैसे भी संसद का मतलब मैंने आपको आर्टिकल 79 पिछले वीडियो में बता दिया था कि संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 मिलते हैं तब संसद कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा से कोई, लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल रहता है और प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद वो एक्ट बन जाता है ना। बिल मतलब विधेयक और एक्ट मतलब कानून, लॉ, विधि, ये ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जब कोई भी विधेयक पहुंचता है, यानी संसद मतलब अभी ये पूरा है, लोकसभा से पारित हो गया बिल और राज्यसभा से पारित हो गया बिल। अब जब राष्ट्रपति के पास वो बिल जाता है तो क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट ही साइन कर देते हैं या उनके पास भी कोई हक है कि वो देख सकते हैं, क्योंकि भैया उन्होंने भी तो संविधान की रक्षा की कसम खाई हुई है ना। तो इसीलिए राष्ट्रपति को कुछ वीटो पावर्स दी हुई हैं, है ना। तो आज समझते हैं दोस्तों कि जब भी लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होता है और जब प्रेसिडेंट के पास आता है तो उनके पास क्या क्या अधिकार है ना, देखते हैं। चलिए, तो 3 अधिकार होते हैं दोस्तों। जब भी संसद से पारित होगा विधेयक और राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं और वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन ये कि या तो वो सीधे ही साइन कर दें और उसे कानून बना दें, बात खत्म हो गया। दूसरा उनके पास ये कि वो साइन ना करें, कुछ ना बोले, ठीक है, साइन नहीं करें और ये कहते हैं कि भैया इस बिल को तुम वापस से देख लो, वापस संसद भेज दें उसे। मेरी बात सुन रहे हैं आप, है ना। एक तरीका साइन कर दो, कानून बना दो, और दूसरा तरीका साइन नहीं करो, बोल दो कि भैया ये जो आपने मुझे बिल भेजा है इसे पुनर्विचार कर लीजिए, तो संसद के पास वापस भेज दिया। एक ही तरीका हो गया, है ना। तो 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये होता है कि ना मैं हाँ बोलूँ और ना ही मैं ना बोलूँ, है ना। ना हाँ बोल रहे हैं और ना ही ना बोल रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं, ना हाँ ना ना बोलने का मतलब है कि भैया जेब में रख लिया। इसे ही कहा जाता है दोस्तों पॉकेट वीटो, है ना, पॉकेट वीटो कहते हैं इसे। अब आप देख रहे हैं कि 3 तरह की चीज़ें हो गई हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर ये इनके पास जो है, जब संसद विधेयक भेजती राष्ट्रपति के पास, तो क्या राष्ट्रपति के पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है क्या कि इतने टाइम में आपको करना है, कि भैया 2 दिन में करके सोच के बताओ या 3 दिन के सोच के बताओ। अब आपको सोचना चाहिए कि जब राष्ट्रपति के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ना हाँ बोलेंगे ना ना बोलेंगे, तो ना हाँ ना करने का मतलब क्या हो गया बंदों, कि उनके पास कितना सारा टाइम है। और यही बात लिखी हुई है आर्टिकल 111 में, जो कि साफ साफ कहता है कि संसद से कोई भी विधेयक पारित होकर के जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए पहुंचेगा, तो राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्य नहीं है उसे किसी भी टाइम फ्रेम में उसे हस्ताक्षर करने के लिए। ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान में, ये लिखा बहुत ज़रूरी है, और यही लिखा हुआ है आर्टिकल 111 में, है ना। आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि आर्टिकल 111 क्या कहता है भैया, कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। और इसी का फ़ायदा उठा करके कभी कभी वो बिल को पड़े रहने देते हैं, ना ही उस पर हाँ बोलते हैं, मतलब ना ही स्वीकृति करते हैं, ना ही मतलब हस्ताक्षर नहीं करते, और ना ही उसे ना करते हैं, यानी कि ना करके वापस ही भेज दें कि जाओ चले जाओ, ऐसा भी नहीं करते हैं। तो ये अधिकार उन्हें 111 से मिलता है और यही उन्हें कहते हैं क्या, पॉकेट वीटो। अब दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर ये वीटो होता क्या है। वीटो का मतलब होता है दोस्तों निषेध अधिकार। निषेध मतलब मना करने का अधिकार, समझ पा रहे हैं आप। मना करने का अधिकार हो गया, मतलब सबने पारित कर दिया लेकिन फिर भी एक मुख्य व्यक्ति ने, जो मुख्य है उन सबका, उसने मना कर दिया, तो ये मना करने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। चलिए दोस्तों, अब आपसे मैं बात करता हूँ कि दुनिया में कितने वीटो हैं। देखिए, दुनिया में टोटल 4 तरह के वीटो पावर्स होती हैं। एक एक करके डिसाइड करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है क्वालिफाइड वीटो। अब ये क्वालिफाइड वीटो क्या होता है दोस्तों, देखो समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से। मान लो कि कोई संसद है, वही संसद है अपनी, है ना।
संसद ने विधेयक को पारित किया और भेज दिया राष्ट्रपति के पास, ठीक है, कि भाई राष्ट्रपति जी इसको स्वीकृति कर दीजिए और कानून बना दीजिए, ठीक है। आप इतना समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। अब क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं आपको समझाने वाला हूँ कौन सा, क्वालिफाइड वीटो। संसद ने, देखिए संसद, ये प्रोसेस तो रट डालो कि संसद विधेयक भेज देगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो वो क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी पहली स्थिति, पहला वीटो डिस्कस कर रहे हैं और वो है क्वालिफाइड वीटो। पूरी दुनिया में 4 तरह के वीटो हैं और उसमें हम पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिफाइड वीटो को। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं। अब जब राष्ट्रपति साइन नहीं करते तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि वो जो, अब उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ तो वो वापस से विधेयक पहुंच जाएगा संसद के पास, है ना, वापस पहुंच जाएगा संसद के पास, ठीक है। अब क्या होगा कि अब संसद दोनों सदनों से, मान लो लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन ले लेते हैं, लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से, राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से जब वो बिल पास हो जाएगा और तब जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और इसे ही कहा जाता है क्वालिफाइड वीटो। आप समझ पाए? मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। संसद से पारित किया विधेयक, फर्स्ट स्टेप, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, विधेयक वापस से कहाँ चला गया, संसद में। संसद जब मैं बोलूँ तो इसमें 2 सदन भी हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं 2 सदनों के, हमारे यहाँ 2 सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा है, ये बात ध्यान रखिए। अब जब ये वापस आ गया है तो अब ये फिर से लोकसभा एक अलग सदन है, 2/3 बहुमत करें और यहाँ से वापस से पास करें, फिर राज्यसभा में जाए और ये भी 2/3 बहुमत से पास करें और अब जब ये वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा तब साइन हो जाएगा। इसे कहते हैं भैया क्वालिफाइड, है ना, क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। अब आप सोचेंगे क्या ये वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति के पास है? बिल्कुल नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो की पावर नहीं है। हाँ, लेकिन ये क्वालिफाइड वीटो की पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। क्लियर है दोस्तों, है ना, याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, क्वालिफाइड वीटो की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है कि वो वापस से भेज दें और फिर 2/3 बहुमत से पास होता रहे दोनों में से। ये बात क्लियर होगी। बहुत अच्छे से देख लीजिए, किसमें 2/3 बहुमत था, वो क्वालिफाइड वीटो था और ये हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के पास जरूर है। अगला वीटो है दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो। अब इसे हिंदी में कहते हैं आत्यंतिक निषेध अधिकार। निषेध अधिकार है, मना करने का अधिकार है, एब्सोल्यूट मना कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल मना कर देना, तो यही होता है। संसद के द्वारा जो विधेयक भेजा जाता है राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना ही कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर वाले में क्या हुआ है, हस्ताक्षर नहीं किया है ना, हस्ताक्षर नहीं करा मतलब चुपचाप रखा रह गया है, तो इस प्रोसेस में वो वापस चला जाता है अपने आप, है ना, उसे भेजा जाता है। ये क्वालिफाइड वीटो की खासियत है, अलग अलग प्रोसेस बताई गई है। इसमें क्या किया गया, इसमें साफ उन्होंने मुंह से ही मना कर दिया, नहीं कर रहा साइन, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर रहा दोस्तों। अब आप सोचेंगे और सोचिए जरा, और उनके मना करने का मतलब ये कि मेरे मना करने का मतलब है कि अब ये विधेयक कानून कभी नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं? ऊपर वाले प्रोसेस में, इस वाले प्रोसेस क्या है कि वहाँ पर जब क्वालिफाइड वाले में जब हस्ताक्षर करने से मतलब नहीं किया उन्होंने हस्ताक्षर, तो वो चला गया था संसद। लेकिन जब एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल होगा तो इसमें भी हस्ताक्षर करने से मना किया जाएगा, लेकिन अब ये मना ही हो गया। अब ये वापस नहीं कि वापस जाएगा वहाँ पे, अभी खत्म हो गया। एक बार अगर एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल हुआ मतलब वो खत्म हो गया। अब आप सोचेंगे क्या ये हमारे राष्ट्रपति के पास है? दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन एब्सोल्यूट वीटो हमारे राष्ट्रपति के पास है, ये बिल्कुल है। अब आप सोचेंगे सर राष्ट्रपति तो सारा काम जो है मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं, है ना, मंत्री परिषद यानी कि पीएम, यानी कि लोकसभा में बहुमत यानी कि सरकार, और सरकार अगर कोई कानून पारित करेगी तो राष्ट्रपति तो उन्हीं की सलाह पे काम करते हैं। तो फिर ये कैसे बोल देंगे भैया, मतलब ये क्या पीएम मोदी को मना कर देंगे कि नहीं ये बिल मत पास करो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो देखिए जरा पॉसिबल बनाते हैं इसको अपने। देखिए आपका यही जवाब आंसर, आपका क्वेश्चन है कि कैसे हो सकता है जहां पर राष्ट्रपति एक तरह से कठपुतली की तरह है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है उन्हें, है ना। तो ये बात सही भी है। तो ये एब्सोल्यूट वीटो कैसे इस्तेमाल होगा, है ना, बिल्कुल मना कर रहा हूं मैं, ये विधेयक कानून नहीं बनेगा, ऐसा वो कब बोल सकते हैं? समझिएगा दोस्तों, है ना, सिचुएशन कैसी होगी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मोदी सरकार ने विधेयक लेकर के आए, ठीक है, संसद से उन्होंने पारित किया उसे और राष्ट्रपति के पास भेज दिया, ठीक है दोस्तों। अब याद रखिए राष्ट्रपति 111 आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, आपको पता ही है। इसके तहत वो ना हाँ बोल सकते हैं और ना ही वो ना बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉकेट वीटो है। इसका मतलब ये हो गया ना हाँ बोला ना बोला मतलब पड़ा है, और उनको आप फोर्स तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास अधिकार है 111 का। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने रखा रहा, है ना, और मान लो कि और 1 महीने तक पड़ा रहा, ठीक है, और मालूम चला कि 1 महीने बाद चुनाव आ गए, है ना। बहुत ध्यान सुनिएगा, चुनाव आए और इन केस, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको,
चुनाव आए और इनके समझिए कि सरकार बदल गई, यानी कि मोदी जी की सरकार चेंज हो गई, अब वो सत्ता में नहीं रहे, है ना, अब वो हट गए, अब कोई और आया सरकार में, ठीक है, अब कोई और आया है तो उसने देखा अब जो कोई सरकार में आएगा तो वो मंत्रिमंडल बन गया, और अगर वो मंत्रिमंडल बन गया तो अब वो सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो उसने सलाह दे दी राष्ट्रपति को कि जो पुरानी सरकार ने जो विधेयक आपको दिया था राष्ट्रपति साहब पारित करने के लिए, जिस पे आपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, आपके पास पड़ा हुआ है, उस पर हस्ताक्षर मत कीजिए, उसे स्वीकृत मत कीजिए, उसे वहीं के वहीं खत्म कर दीजिए। तो बस वो तुरंत तो ये उनका एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब वो एब्सोल्यूट वीटो का भी उपयोग मंत्री परिषद के सलाह पर ही करते हैं, बस फर्क इतना है कि इसमें सरकार चेंज होना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर सरकार चेंज नहीं हुई तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखिए आप, है ना। मतलब एक सरकार ने विधेयक दिया, राष्ट्रपति ने इस पे अपना 111 का आर्टिकल इस्तेमाल करके रोक करके रखा, है ना, और मालूम चला कि अगले महीने चुनाव हुआ, ये सरकार जिसने दिया था वो गिर गई, नई सरकार आई, नई सरकार ने जब इन्हें मंत्रिपरिषद बन गई तो उसने सलाह दी कि इसे कैंसिल कर दो, तो इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो बोला कैंसिल, अब ये कभी नहीं, तो अब वो विधेयक कभी कानून नहीं बन सकता। बात समझ आई दोस्तों, ये ऐसा होता है एब्सोल्यूट वीटो। तो भारत के राष्ट्रपति को ये मिला हुआ है, क्वालिफाइड वीटो उन्हें नहीं मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला इस्तेमाल करते हैं। अब अगला है अपने पास नंबर 3, सस्पेंसिव वीटो, यानी कि निलंबनकारी। ये निलंबन है, क्या होता है इसमें देखते चलिए। संसद ने विधेयक दिया राष्ट्रपति के पास, अगेन बिल्कुल वैसे सस्पेंशन है ना, मतलब क्या होता है सस्पेंशन, यानी पुनर्विचार के लिए भेज दिया, अरे भाई हटाओ इसे, वापस लेके जाओ, क्या लिखा है तुमने ऐसा, है ना, तो वापस संसद भेज दिया। तो याद रखिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें सीधे ही वो बोल देंगे जाइए पुनर्विचार के लिए वापस जाइए। ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा, इसमें साफ साफ वर्ड आएगा पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा। एक बार राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, इसमें सरकार बदलने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए ये बात, है ना। आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं कैसे। आप सभी जानते हैं हमारे स्कॉलर व्यक्ति, इंडिया के सबसे ज़्यादा स्कॉलर में कह दूँ तो भी कम है, इन्हें कितना भी अवार्ड दिया जाए सब कम है दोस्तों। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब, है ना, आप सभी जानते हैं इनको, इन्होंने एक बार सस्पेंशन वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और 2006 में जब ये प्रेसिडेंट थे तब इन्होंने ये इस्तेमाल किया था, इन्होंने पुनर्विचार के लिए भेज दिया था उस विधेयक को। ठीक है दोस्तों, तो कभी आपसे पूछा जाए कि किसने सस्पेंशन वीटो का इस्तेमाल किया था, तो 2006 में APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था, पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। ठीक है, तो एक हो गया सस्पेंशन वीटो। अब बचा आखिरी, और जो आप समझ चुके हैं, पॉकेट वीटो, यानी कि जेबी निषेधाधिकार, यानी जेब में रख लेना। तो संसद ने विधेयक दिया, राष्ट्रपति के पास गया, ना हाँ बोला ना बोला, और तो मतलब पॉकेट में रख लिया गया। अब आप सोचिए कभी किसी ने पॉकेट का इस्तेमाल किया है ना, तो बिल्कुल किया है। और किसने किया भैया, हमारे 1986 में जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, है ना, इन्होंने एक विधेयक को जेब में रख लिया था, और वो कौन सा था, भारतीय डाक विधेयक, है ना, जेबी वीटो का इस्तेमाल कर लिया था इन्होंने, और इसे रख लिया था अपने जेब में। क्लियर है दोस्तों, तो ये कुछ डेटास थे आपके पास जो होने चाहिए थे। तो आपने क्या देखा, मैंने 4 तरह के वीटो बताए, क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, पॉकेट, है ना, और एक आपने देखा कौन सा, क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, वीटो, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, है ना, और एक अपना सस्पेंसिव। आपके पास क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है कि भाई 4 वीटो लिख देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा वाला जो है प्रेसिडेंट के पास वीटो नहीं है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि आपके अपने प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वाला नहीं है, बाकी उनके पास सस्पेंशन है, उनके पास पॉकेट है ना, उनके पास एब्सोल्यूट है। क्लियर है दोस्तों, इतना याद रखिए। और मैंने आपको 2 डेटा भी दिए, APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में और ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में। अगली चीज़ अपन पढ़ते दोस्तों, समझाने से पहले मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। आर्टिकल 368 आप सबने सुना होगा, क्या है इसमें संशोधन करने की ताकत है। मतलब आप जितना भी संविधान है उसमें कहीं पर भी संशोधन करना चाहते हैं, तो संशोधन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो ये लिखा होना चाहिए ना कि किसी आर्टिकल में संशोधन किस आर्टिकल के तहत कर सकते हो, हर नियम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 368 के ये कहता है कि आप संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं, समझ गए। तो यही बात 368 में कही गई। अब 368 का मैंने इतना नाम क्यों लिया, देखिए क्या कहा गया है। 368 में एक बात जोड़ी गई है, याद रखिए 24वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, आर्टिकल 368 के तहत ही हुआ था संविधान संशोधन। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो संविधान संशोधन मतलब किसी में कुछ बदलाव करना, और आर्टिकल 368 के हिसाब से संविधान संशोधन कर सकते हो, और ये संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में ही किया गया। आप समझ पा रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करके, इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके इसी में संशोधन किया और एक चीज़ जोड़ दी, और ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ी गई थी। अब आप सोचेंगे सर इसमें संविधान संशोधन तो दिया हुआ है, अब और क्या जोड़ दिया,
है ना। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके इसी में क्या जोड़ा है इन्होंने, तो इन्होंने 24वें संविधान संशोधन करके उसमें ये जोड़ा कि राष्ट्रपति को कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जब लाया जाएगा तो उसे अनिवार्य रूप से उन्हें पारित करना पड़ेगा, उस पर वो वीटो नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही दोस्तों? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, बहुत ध्यान सुनिए। जितने भी संविधान, देखिए विधेयक तो सभी होते हैं, है ना। विधेयक हो गए भाई कि ये खत्म करना है, वो खत्म करना है, दुनियादारी, ये कानून, नया कानून वो लाना है। लेकिन मान लीजिए कोई कानून पहले से बना हुआ है और उसमें चेंज करना है, तब जब चेंज करते हैं तो कौन सा कानून, तब वो विधेयक क्या कहलाता है, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया कि 368 में 24वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनिवार्य रूप से पारित करेंगे, उस पर वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ गया ना, ये सब लिखा हुआ है 368 में, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा भैया, संविधान संशोधन विधेयक को कभी आपसे पूछा जाए, है ना, संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो इस्तेमाल होता है कि नहीं, तो याद रखिए कभी वीटो इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा विधेयक है जिसमें ये कहा गया है कि भैया अनिवार्य रूप से संविधान संशोधन विधेयक को उन्हें पारित करना पड़ेगा। अब जब अनिवार्य है तो वीटो कहाँ से इस्तेमाल हो जाएगा? समझ पा रहे हैं आप इस बात को, है ना। और किसके तहत ये चीज़ जुड़ी गई, तो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 368 में 24वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में, और जोड़ दिया गया था राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से इसे पारित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली चीज आप देख लीजिए बस, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 123 आप सभी को मालूम है राष्ट्रपति को ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो अब क्या मतलब है इसका, ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, है ना, और ये अध्यादेश है। अब ये कैसे काम करेगा दोस्तों? अध्यादेश में कानून में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अध्यादेश कानून ही होगा और कानून ही विधि होती है। अब मैंने विधि की बात क्यों कर दी यहाँ पर? विधि की बात मैंने इसलिए कर दी है क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे संविधान के भाग 3 में, आर्टिकल 12 से शुरू हुए थे और 35 तक जाते हैं, याद है? आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया है। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है? इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया है, कानून शब्द को परिभाषित किया है। अब अगर 13 में कानून शब्द यानी कि विधि शब्द को परिभाषित किया हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? जो भी चीज़ें विधि होंगी उन सबको न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। आप इतना याद रखिए, मैंने जो अभी आपसे कहा, आर्टिकल 13 जो कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों में आता है, वहाँ पर ये 13 आर्टिकल पड़ा हुआ है, आर्टिकल नंबर 13 पड़ा हुआ है, उसमें क्या लिखा है? विधि की परिभाषा दी गई है। और ये लिखा गया है कि जो चीज़ें विधि में आएंगी वो सब, जो भी चीज़ें विधि मतलब लॉ यानी कि कानून, ये वही शब्द है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी विधि कहलाएगी या जो भी लॉ, जो भी कानून कहलाएगा, वो सबको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। अब दोस्तों देखिए, ये बात अगर आपने समझ ली है तो अब अगर मैं आपको एक पॉइंट बोल दूं कि अध्यादेश भी कानून है, मतलब वो विधि है। और क्या देखा भैया अपन ने? आर्टिकल 13 क्या कहता है भैया कि विधि शब्द के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट में, विधि को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो अगर अध्यादेश विधि है तो क्या विधि को भी चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आखिर अध्यादेश होता क्या है? इतना क्यों माथा कर रहे हैं? उसे कानून ही कह देना अपन। नहीं दोस्तों, क्यों कानून नहीं कहते? थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देखिए। कानून क्या होता है? कानून कब बनता है? जब लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो कोई भी बिल बन गया कानून। अब फिर हमने अध्यादेश क्यों बनाया? क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा है ही नहीं। समझ पा रहे हैं, है ना। अध्यादेश का मतलब है कि ना ही लोकसभा लगी है और ना ही राज्यसभा बनी है। मतलब ये है कि हो सकता है कि, मैंने बताया था ना पिछले कि एक साल में 3 सत्र होते हैं, है ना, बजट सत्र, मानसून सत्र, आपको सब मैंने बताया हुआ है पिछली वाली क्लास में। तो मान क्या हुआ, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि जिसमें ना ही लोकसभा लग पाए और ना ही राज्यसभा लग पाए। जैसे कि अभी की स्थिति देख लीजिए, कोरोना चल रहा है, सबको लॉकडाउन में घर में रहना था, तो ना ही लोकसभा लग पाई थी और ना ही राज्यसभा लग पाई थी। आपने फिर भी देखा था कि जो डॉक्टरों पर हमला कर रहे थे उनके लिए, जो डॉक्टरों पर हमला कर रहे थे जो लोग निर्भरता से, तो उनके लिए नियम बनाए गए, तो उनके लिए कानून लाया गया। तो कैसे ला सकते हो कानून आप, जब लॉकडाउन में लोकसभा के सारे मेंबर घर में हैं, राज्यसभा के सारे मेंबर घर में हैं? तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो ये पॉसिबल इसीलिए तो बनाया गया आर्टिकल 123 कि भैया ऐसी स्थिति आ जाए कि कुछ लोकसभा ना चल रही हो, राज्यसभा ना चल रही हो, और फिर भी कानून की ज़रूरत पड़ रही हो, और फिर भी कानून की ज़रूरत पड़ेगी अगर, है ना, तत्काल रूप से, तब आप अध्यादेश जारी करवाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। समझ गए, है ना। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये डॉक्टरों को पीट रहे थे, तो कानून तुरंत बनना चाहिए, क्योंकि कानून नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा? बोल देने पर तो थोड़ा होता, उन्हें सजा होनी चाहिए। तो उसके लिए कानून उन्होंने तुरंत निकाला था, मालूम है ना आपको, है ना। आपने सब देखा था कि अगर आपने क्लिनिक तोड़ दिया तो क्लिनिक जितने का होगा उसको डबल भरपाई करवाएंगे, है ना, जिसने भी ऐसा तोड़ा हुआ है। तो आप समझ गए ना कि आपात स्थितियों में, कि जब नहीं लग रही लोकसभा राज्यसभा,
तब अगर कानून की आवश्यकता है तब अध्यादेश लाया जाता है। तो उस और ये भी कहा गया कि अध्यादेश एक कानून के समतुल्य ही होगा, तो बराबर होगा, तो कानून विधि है। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आर्टिकल 123 ये कहता है अध्यादेश आ सकता है और अध्यादेश एक विधि है, तो विधि लिखी हुई है आर्टिकल 13 में और ये कहती है कि विधि को चुनौती दी जा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि अध्यादेश बिल्कुल आपत्तिजनक है तो फिर आप अध्यादेश के तहत अध्यादेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पर भी जा सकते हैं। समझ गए ना दोस्तों, क्योंकि इसे ये विधि शब्द में है, चुनौती दी जा सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, केवल सिर्फ चुनौती नहीं दे सकते, अगर सुप्रीम कोर्ट को या जो भी न्यायालय है उसे ये लगा कि ये जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, बुनियादी ढांचा को हानि पहुंचा रहे हैं, तो वो उस अध्यादेश को रद्द भी कर सकती है। समझ गए ना, अध्यादेश को बिल्कुल तरीके से खत्म कर सकती है। अब आप बोलेंगे सर अध्यादेश ठीक है सर, आ गया, आपातकाल स्थिति है, तो फिर अध्यादेश की अवधि क्या है, कब तक ये रह सकता है ना। तो देखिए दोस्तों, इसकी अवधि जो रहती है वो 6 सप्ताह होती है और मैक्सिमम 6 माह तक रह सकती है, बस इससे ऊपर अध्यादेश नहीं रहता है। इसके बाद इसे फिर लोकसभा में लाना ही पड़ता है उनके सामने, फिर ये पारित होगा तो फिर बनेगा। समझ पाए दोस्तों, है ना। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी अवधि 6 सप्ताह और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 6 माह, इतना याद रखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों लेक्चर 13, है ना। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।